गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या रेजोनेंस अच्छे तरीके से समझ में आया, तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ सर समझ में आ गया। देखो प्यारे बच्चों, वो रेजोनेंस सिर्फ क्लास 11th का इंट्रोडक्शन था। मतलब अभी हम लोगों ने जाना है कि रेजोनेंस अंकल नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती है और वो क्यों होती है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। एनसीईआरटी अभी यही चाह रही है, आप बात को समझिए। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, डायरेक्ट रेजोनेंस डिटेल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अभी रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कैसे? अभी तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करी है, तो जब तक हमें पूरी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी, जो अगली दो थ्योरीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगी हम रेजोनेंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है और उसके बाद वाला चैप्टर जो रेजोनेंस है, उसके अंदर उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। सॉरी, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर फिर डिटेल में, बहुत डिटेल में रेजोनेंस सिखाया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आई प्रॉमिस, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पहुंचेंगे इस सेशन में, हम रेजोनेंस को जेई नीट तो छोड़ो, जेई एडवांस लेवल का डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेजोनेंस तो यहां मैं डिस्कस करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, पिछले वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर हमारा नया टॉपिक, that is again a very important topic which is called as polarity of bonds। प्यारे बच्चों, polarity of bonds तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ में एक रूल डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं फजान्स रूल। एनसीईआरटी में उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन नीट और जेई लेवल पर आप लोगों को वो रूल आना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है जाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, लेकिन आप लोगों को वो सारी बातें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, प्यारे बच्चों, यहां पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग एक अंकल को पढ़ने वाले हैं, जिन अंकल का नाम है फजान्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फजान्स रूल। ये फजान्स रूल आपकी पूरे उम्मीदों पर पानी फेर देगा। कैसे? अभी आप लोगों ने ये जानते हैं, अभी आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो बन गया कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बन गया एनायन। और जब कैटायन एनायन के बीच में, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने एक बॉन्ड पढ़ा था जिसमें एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं या अपने ड्यूप्लेट को पूरा करते हैं हाइड्रोजन के केस में। और इस तरीके के बॉन्ड को, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फजान अंकल ने एक बात बोली कि दुनिया का कोई भी आयोनिक बॉन्ड पूरी तरीके से आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। साथ ही साथ दुनिया का कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ अमाउंट में आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो व्हाट इज फजान्स रूल? मैं यहां पर फजान्स रूल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एक बात इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी रहे। तो व्हाट इज फजान्स रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल
नो आयोनिक बॉन्ड, नो आयोनिक बॉन्ड इज 100% ionic, is 100% ionic, and no covalent bond, and no covalent bond is 100% covalent, is 100% covalent. That is, ionic bonds have covalent nature, have some covalent nature, ऐसा लिखना चाहिए, have some covalent nature, and covalent bonds have some ionic nature, have some ionic nature. क्या ये वाला बात समझ में आया? क्या बोला फजान्स रूल? क्या कहता है कि दुनिया का कोई आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, एंड दुनिया का कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता. आयोनिक बॉन्ड के अंदर सम कोवेलेंट कैरेक्टर्स या सम कोवेलेंट नेचर देखा जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सम आयोनिक नेचर देखा जाता है. मतलब कोवेलेंट 100% कोवेलेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा आयोनिक नेचर है. आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर देखा जाता है. ये किसने सिखाया? फजान्स रूल ने. क्या इतनी बात समझ में आई? कैसे होता है, कैसे आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर आ जाता है, और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक नेचर आ जाता है, हम लोग अब इसको सीखना स्टार्ट करते हैं. क्या यहां तक किसी तरीके की कोई परेशानी? क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पहले फजान्स रूल को स्टार बना के अपनी अपनी कॉपी में लिख लो. जल्दी जल्दी लिखो, मुझे फिर जादू को उसके स्टेशन पे छोड़ने भी जाना है, ये बहुत सारे काम होते हैं. लिख लिया फजान्स रूल? पक्की बात? रब करें इसको मेरे लाडले बच्चों. चलिए, तो वी ऑल नो नाउ व्हाट इज फजान्स रूल. हमें फजान्स रूल के बारे में एक हल्का सा इंफॉर्मेशन मिल चुका है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. तो नाउ व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स? व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड? देखो बेटा, पोलैरिटी का एक बात समझो. व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? हम लोग जानते हैं ना, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो इसका ये मतलब है कि पोलैरिटी का ये मतलब है कि जब कभी भी एक बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, जब कभी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इन एटम्स के ऊपर चार्ज सेपरेशन हो, यानी एक पोल पर पार्शियल या एक पोल पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो दूसरे पोल पर नेगेटिव चार्ज हो. दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी. सॉरी, मेरे को कोरोना नहीं है, सॉरी. So what is polarity? Polarity is nothing but the charge separation sorry, on the bonded atoms. Polarity क्या होती है? Charge separation on the bonded atom, that is on one side, या तो पार्शियल या तो फुल्ली चार्ज. ऑन वन साइड पॉजिटिव, एंड ऑन द अनदर साइड नेगेटिव. ऑन द अनदर साइड नेगेटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे? या तो पार्शियल होंगे या तो फुल्ली होंगे. कैसे होंगे मैं समझाऊंगा. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट, देन such bonds are called as polar bonds. ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड्स बोलते हैं. क्या ये बात समझ में आई? सर एक एग्जाम्पल दो तब मजा आएगा. चलिए मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैं फुल्ली चार्ज्ड बॉन्ड की बात करूंगा. फुल्ली चार्ज्ड बॉन्ड्स की मैं बात करूंगा. मतलब ये ऐसे बॉन्ड है जिन पर एक एटम पर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे एंड पर
फुल्ली नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे? NaCl, यानी कि आपका आयोनिक बॉन्ड। आप यहां पर देखो, जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो Na के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड, अब आप देखो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर एक एंड पर यू आर ऑब्जर्विंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक एंड पर यू आर ऑब्जर्विंग अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज भी कैसा है? पूरा चार्ज है, पूरा +1, और यहां पर कैसा चार्ज है? पूरा -1। तो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड होंगे, लेकिन इन आयोनिक बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगी? पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या एग्जिस्ट करेगी? पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पक्की बात? श्योर है? हम लोग बहुत अच्छे तरीके से श्योर है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, ये पोलैरिटी आई तो आई क्यों? इस NaCl के अंदर पोलैरिटी आई तो आई क्यों? आप बोलोगे सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। फिर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मैंने आपकी यह बात भी मानी। मैंने आपकी दोनों बात मान ली कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया क्लोरीन ने तो उसने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज। मैंने आपकी यह बात मान ली। लेकिन मैं यह सवाल पूछता हूं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा क्यों? मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों किया? तो याद करो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? ये एक एटम की पावर होती है जिसकी मदद से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का कारण क्या होता है? इन एटम्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन एटम्स का न्यूक्लियस पावरफुल होता है। तो जिन एटम्स का न्यूक्लियस पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिन एटम्स का न्यूक्लियस कमजोर होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच तो नहीं सकता लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जरूर देगा। तो यहां पर मैं कहूंगा सोडियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एंड सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये तो हो गई आयोनिक बॉन्ड की बात। मतलब एक चीज यहां पर क्लियर हो गई, एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि जब कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा कैसे नेचर के होंगे? पोलर नेचर के होंगे। तो यहां पर स्टार बना के हम लोग सब एक स्टार बनाकर लिखेंगे दैट ऑल आयोनिक बॉन्ड्स आर पोलर, और आयोनिक बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। जितने भी दुनिया में आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो सारे आयोनिक बॉन्ड्स पोलर नेचर के होंगे। क्या ये बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई? इनफैक्ट पोलर भी नहीं, हाईली पोलर होंगे। हाईली पोलर क्यों? क्योंकि एक एंड पर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पर पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये पूरा पूरा क्यों बोल रहे हो? ये फुल्ली चार्ज का मतलब क्या है? और आपने यहां पर पार्शियल लिखा था तो मुझे पार्शियल चार्ज समझ में नहीं आ रहा है। अब समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हमारा टॉपिक एनसीईआरटी के बेसिस पर शुरू हो रहा है। ये जो बातें थी ये आप लोगों को पोलैरिटी को समझाने के लिए थी। अब हम लोग पोलैरिटी की तरफ चलते हैं, और आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली पोलैरिटी के बारे में जो दे रखा है दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। दे हैव डिस्कस्ड पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक्चुअली वी हैव टू डिस्कस द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सर कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी कैसे डिस्कस कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी हो सकती है?
कोवेलेंट बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं। तो यहां पर एक बात समझो, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखे जाते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स आर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे मॉलिक्यूल्स कैसे देखे जाते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। चैप्टर की शुरुआत में पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों ने, होमो न्यूक्लियर का मतलब सेम एंड हेटेरो न्यूक्लियर का मतलब डिफरेंट। यहां पर आप एक बात देखिएगा, जितने भी होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दूंगा नॉन पोलर इन नेचर। इन्हें मैं डायरेक्टली क्या बोलने वाला हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलने वाला हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके पीछे कारण समझो। अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। होमो न्यूक्लियर के एग्जांपल्स आप देखिए, F2, Cl2, O2, N2, H2 एक्सेट्रा, ये सारे होमो न्यूक्लियर होते हैं। और आगे बढ़े और हायर लेवल पर चले, S2, S6, S8, P4, O3, ये सब होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं। सबके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, सब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मॉलिक्यूल बनाए हैं और सभी के सभी नॉन पोलर है। एक जेड मतलब ए टू जेड सभी सब कैसे हैं, नॉन पोलर नेचर के। सर एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए कौन सा मॉलिक्यूल उठाएं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। H2 उठाए कि F2 उठाए, F2 उठाए, चलो F2 उठाते हैं। फ्लोरीन बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ फ्लोरीन का, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपके फ्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम सब लोग जानते हैं फ्लोरीन, अपन दोनों फ्लोरीन को देख रहे हैं, ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को, ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया और इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। अब एक्चुअली होगा क्या, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए हैं, अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से सुनना। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये आप देखो दोनों फ्लोरीन के बिल्कुल सेंटर में बनाया हुआ है। आप यहां पर इसको तो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। तो आपने कभी सोचा कि भाई चलो ये फ्लोरीन क्या 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास घूमेंगे, इस फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास घूमेंगे फ्लोरीन के। लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम यहां पर कह रहे हैं कि इस फ्लोरीन ने ये सामने वाले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और इस फ्लोरीन ने ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। दैट मींस अब टेक्निकली ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को भी यूज करेगा और ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को भी यूज करेगा। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन्स के बीच में शेयर्ड हो गए। तो अब इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये दोनों ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास घूमे, ताकि इस फ्लोरीन को लगे कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो गोला मैंने बनाया है अभी इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इस गोले को देखो। इस गोले का मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब क्या है कि अब ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के आसपास घूम रहे हैं। ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के आसपास घूम रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इस फ्लोरीन का हुआ करता था, अब ये इलेक्ट्रॉन भी इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा ताकि इस फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा लगे। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास भी घूमेगा। मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास भी घूमेंगे ताकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन लगे। इसी को तो शेयरिंग बोलेंगे। मतलब कुछ देर इसके पास, कुछ देर इसके पास, कुछ देर इसके पास, कुछ देर इसके पास। मतलब यहां पर ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों फ्लोरीन के न्यूक्लियस के पास इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे।
इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं, इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब ये फ्लोरीन सोचेगा अरे वाह मेरे आसपास तो 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये फ्लोरीन भी क्या सोचेगा, अरे वाह मेरे आसपास भी 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसी को तो शेयरिंग बोलते हैं मेरे लाडलो। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों फ्लोरीन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हो गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। तो यहां पर लोचा क्या है? यहां पर लोचा यह है कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर बोथ द एटम्स हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो अब यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने की वजह से जितना टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास बिताएंगे, उतना ही टाइम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के आसपास बिताना पड़ेगा। तो जितना टाइम इसके पास है उतना टाइम इसके पास है। इसीलिए हम लोग हमेशा इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर। इसीलिए हम ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड को हम लोगों ने कहां बनाया, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब जितना ये इसके पास है उतना ही ये इसके पास है। मतलब एग्जैक्टली यहां पर शेयरिंग कितनी हो गई, 50% शेयरिंग हो गई। जितना शेयर ये रखेगा उतना शेयर इसे भी रखना होगा। बात समझ आ गई आपको? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना तो इसके पास पूरी तरीके से है ना तो इसके पास पूरी तरीके से है, या जितना इसके पास है उतना इसके पास है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर दोनों की इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो इस फ्लोरीन के पास है ना तो इस फ्लोरीन के पास है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो अब एक बात बताओ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन का बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या ये वाला फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा? नहीं। क्या ये फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा? नहीं। क्या ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा? नहीं। क्या ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या सिखाया था? इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी ताकत से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, उतनी ही ताकत से ये फ्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अब इमेजिन ऐसा करो कि अपने पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने रस्सी से बांधा और ये रस्सी एक लड़के को दे दी और ये रस्सी का एक हिस्सा एक दूसरे लड़के को दे दिया और बोला कि तू इसको इधर खींच और बोला तू इसको इधर खींच। ये दोनों की जो पावर है वो सेम है भाई, इसकी जितनी पावर है उसकी पावर भी इतनी है। ये दोनों ट्विन्स भाई हैं। ये दोनों भाई कैसे हैं? ये दोनों भाई ट्विन्स है। जितनी ताकत से ये खींचेगा उतनी ताकत से ये खींचेगा। तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? ये बॉक्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल फिजिक्स से ये। तो यहां पर भी सेम चीज हो रही है। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ना तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इसलिए ना तो इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ना तो इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसी वजह से जितने भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब कैसे कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दे ऑल आर नॉन पोलर इन नेचर। क्या बात समझ में आ गई? तो व्हाई होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर? बिकॉज इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऑल द एटम्स आर सेम, and if all the atoms are same they have same electronegativity, therefore they remains non polar in nature। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या? पक्की बात, श्योर। तो होमोन्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, क्योंकि हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए ये लोग बिल्कुल भी
आई रिपीट, बिल्कुल भी पोलर नेचर के नहीं होते। क्या इसको रब कर दें? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए, तो अब आप लोगों के सामने दुनिया में, लाइफ में कभी भी कोई भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कभी भी आपके सामने आता है, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि ये भाई साहब कैसे हैं, ये भाई साहब नॉन पोलर नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम, या जितने एटम उसके अंदर होंगे सभी सेम होंगे, तो सेम एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। चलिए, अब हम बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की। इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। सो इन हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, सो इन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, different atoms are there, different atoms are present, different atoms are present and must have differences, and must have differences in their electronegativities, that is, या therefore they must possess polarity, इनके पास 100% क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी। अब एक बात मेरे प्यारे बच्चों आप सब समझ लो, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी कब आएगी? यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट बना के सारे बच्चे लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट आप सब लोग यहां पर लिखेंगे, नॉट all heteronuclear molecules are polar, not all heteronuclear molecules are polar। मतलब ऐसा मत कर देना कि सर हाँ इसमें कार्बन है और 4 क्लोरीन दिख रहे हैं तो हेट्रोन्यूक्लियर हो गया, क्योंकि क्लोरीन भी है और कार्बन भी है, 2 अलग अलग टाइप के एटम है, पोलर होगा, और पोलर बढ़ के आगे बढ़ गए। नहीं 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 नहीं, हेट्रोन्यूक्लियर होने के बाद भी सारे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते, उसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अपन अब सीखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? आप यहां पर देखिए, डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। डिफरेंट एटम जरूर हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में एटम डिफरेंट जरूर हैं, एटम डिफरेंट जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में भी फर्क होना चाहिए। तो यहां पर पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, दैट इवन डिफरेंट एटम्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, therefore even they are heteronuclear, क्या लिख रहा हूं मैं पता नहीं मुझे, heteronuclear, they possess या they remains नॉन पोलर। क्या बात समझ में आ गई? मतलब इवन हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा लेकिन नॉन पोलर रहेगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग एटम हैं, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जितने कंपाउंड बनेंगे वो सब नॉन पोलर रहेंगे। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मीथेन नॉन पोलर रहेगा, C2H6 नॉन पोलर रहेगा, देन आपका C2H6 हो गया, देन आपका C6H6 यानी कि आपका जो बेंजीन है नॉन पोलर रहेगा। देन आपका टॉल्विन कैसे बनता है? देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दो, बेंजीन C6H6 होता है, ये आपका बेंजीन है, तो ये बेंजीन भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है, तो ये भी नॉन पोलर, इसको बोलते हैं टॉल्विन, ये भी नॉन पोलर, एक्सेट्रा। मतलब जितने कंपाउंड सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं
वो सब नॉन पोलर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो इसके अंदर पोलैरिटी देखी नहीं जाती। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको रब करके हम लोग अब देखिए कि पोलैरिटी कहां और कैसे देखी जाती है। स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, ठीक है। करे रब इसको लाडले बच्चों। चलिए, तो आपको एक कंडीशन मैंने समझा दी, अभी एक कंडीशन और आएगी कि कब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर के हो जाएंगे। नाउ अब अपन यहां पर पोलैरिटी देखते हैं। पोलैरिटी कैसे आई? देखो, नाउ इमेजिन मेरे पास में कंपाउंड है जिसमें एक तरफ मुझे पास में हाइड्रोजन है और वो एक तरफ क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो देखो, मैंने पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। तो अब यहां पर आप देखोगे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन अपने अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जिससे हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और क्लोरीन का अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो यहां पर एज यू कैन सी दिस इज योर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक चल रहा है। लेकिन अब आप एक चीज इमेजिन करो, यहां पर वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई एंड हाइड्रोजन के बारे में भी लोग जानते दैट इट इज हैविंग अ वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम लोगों ने देखा भी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है। तो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फिर रिपीट करो मेरे साथ में, इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत, अपनी ओर खींच कर ले आने की ताकत इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया जाता था। आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया जाता था। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है, इसलिए ये क्लोरीन माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, पार्शियली खींचेगा। इमेजिन करो, बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी जुड़वा 2, देखी थी? एक तरफ राजा होता है, एक तरफ प्रेम होता है, ठीक है। इनके बाप ने, सॉरी बाप नहीं बोलना चाहिए, इनके श्री श्री पूजनीय पिताजी ने इन्हें एक जमीन खरीद के दी। जमीन कैसी है? 100 स्क्वायर फीट इसको दे दी, या चलो 100 थोड़ा कम होता है, 1000 स्क्वायर फीट इसको दे दी, 1000 स्क्वायर फीट इसको दे दी। अब क्या है, आप लोग सब जानते हो प्रेम क्या है? सीधा साधा इंसान है, और राजा क्या है? थोड़ा सा तेज तर्राट आदमी है। क्या बात समझ में आ रही? तो अब राजा क्या करेगा? राजा बोलेगा, अरे अपुन के बाप ने अपुन को 1000 स्क्वायर फीट जमीन दी और इस थकेले प्रेम को भी 1000 दे दी, तो ये तो बिना गुटली का आम है, ये क्या करेगा? तो राजा क्या करेगा? आइडिया से अपना घर बनाना चालू करेगा। तो राजा ने अपना घर बनाना चालू करा इस जमीन पर। अब उसने घर ऐसा बनाया कि जब उसने घर बनाना चालू करा तो उसने धीरे से अपने भाई प्रेम की जमीन पर भी थोड़ा सा फेंसिंग कर ली। जैसे चाइना भी अपनी बॉर्डर में घुस रहा है ना, उधर से पाकिस्तान घुस रहा है, इधर चाइना घुस रहा है, तो क्या करा इसने? क्या करा? अपनी जमीन पर इस तरीके से फेंसिंग कर ली। तो जब इसने फेंसिंग करी तो क्योंकि बेचारा प्रेम सीधा था, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, ये इस राजा को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको कुछ बोल नहीं पाया, डर गया, क्योंकि थोड़ा ये चिरकुट चुप रहे, तो वो डर गया। तो अब राजा के पास 1000 स्क्वायर फीट नहीं, अब राजा के पास 1400 स्क्वायर फीट जमीन हो गई। क्यों? क्योंकि उसने राजा की 400 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा कर लिया। तो अब बेचारे प्रेम की, तो अब प्रेम के पास कितना बचा? 600 स्क्वायर फीट ही बचा। तो क्या एक बात बताओ, क्या राजा ने प्रेम की पूरी 1000 स्क्वायर फीट पे कब्जा कर लिया? नहीं। कितने पे कब्जा किया? 400। हल्की सी, थोड़ी सी जमीन हड़पी, थोड़ी सी जमीन को हड़प लिया, पूरी नहीं हड़पी। पूरी कब हड़पेगा? आयोनिक बॉन्ड में। अगर राजा और प्रेम के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता, मतलब ये दोनों अगर सौतेले भाई होते, तो क्या होता?
राजा प्रेम की पूरी जमीन हड़प लेता, तो राजा के पास पूरी 1000 से 2000 स्क्वायर फीट हो जाती, पूरा पॉजिटिव, और इसके पास पूरा बेचारे के पास नेगेटिव, उसका सब कुछ खो जाता। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ दोनों ट्विंस है, दोनों रियल भाई है, तो ये राजा सोचेगा अरे यार बेचारा प्रेम चिरकुट है, पूरी जमीन पे कब्जा नहीं करता, थोड़ी सी पे कर लेता हूं, क्योंकि अपन कमीना है ना, अपनी वो हरकत तेरे छोड़ेंगे। तो क्या करेगा, 400 स्क्वायर फीट अपने पास दबा लेगा। तो अब इसका 1000 से 1400 हो गई, और इसके बाद में 600 बची। 600 में खुश, ये 1400 में खुश। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक वही मामला हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होगा। कैसे? देखो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खिसका लेगा। इसका मतलब यह है कि अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास ज्यादा समय स्पेंड करेंगे। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि 50% इसके पास और 50% इसके पास टाइम स्पेंड करेगा ये इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये क्लोरीन के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास 60% टाइम, 70% टाइम या 80% टाइम स्पेंड करेगा, 100% नहीं। अगर 100% टाइम स्पेंड करता या पूरा इलेक्ट्रॉन ही अपने पास ही खींच लेता तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खिसका लिया और हाइड्रोजन के पास से दूर कर दिया। तो अब आप देखो, बेचारा जो हाइड्रोजन था उससे ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। तो देखो, इसका जो बादल था, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो पहले बिल्कुल गोल गोल था, क्योंकि गोल गोल क्यों था, क्योंकि गोल गोल घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए। तो दूर जाने की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव का मतलब होता है 1 से छोटा, यानी अगर +1 चार्ज आपने सोडियम पे देखा था तो वो पूरा +1 था, लेकिन यहां पर +1 से छोटा होगा। हो सकता है इस पर 0.3 प्लस चार्ज हो, +0.5 हो, +0.7 हो, ऐसा। और यहां पर क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है, -1 से थोड़ा छोटा, जैसे -0.5, -0.7, -0.6, ऐसा कुछ चार्ज होगा। मतलब पूरा कब्जा नहीं करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे पूरा कब्जा नहीं करेगा, पार्शियली अपनी ओर खिसका लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक बात और समझिएगा, यहां पर जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, बस मैग्नीट्यूड अलग होगा। मैग्नीट्यूड अलग होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस चार्ज अलग होगा। अगर इस पर 0.5 प्लस चार्ज आया तो इस पर -0.5 आएगा, अगर इस पर +0.7 आया तो इस पर -0.7 आया। भाई सीधी सी बात है ना, जितना ये चार्ज अपनी इधर खसकाएगा उतना नेगेटिव इस पे और उतना पॉजिटिव इस पे। तो इस तरीके की हरकत को बोला जाता है पोलैरिटी, इसको बोला जाता है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आया? पहले ये बताओ, क्या इतनी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? कोई डाउट्स के अंदर किसी भी तरीके का? पक्की बात, श्योर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसको रब करके इसका डेफिनेशन लिखेंगे, नोट करो। चलिए, हो गया? हाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, गब्बर खुश हुआ, शाबाशी देगा। तो क्या आया पोलैरिटी के अंदर? इसके अंदर हमने क्या कंसेप्ट देखा, दैट व्हेन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, that when a more electronegative atom is covalently, covalent bond रहेगा ना बेटा, तो is covalently bonded with an atom with less electronegativity, then the atom with more electronegativity will partially attracts the shared pair of electron। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग हुई है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग हुई है, उस पूरे पेयर को अपनी ओर खसका लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को नहीं खसकाएगा, पूरे पेयर को अपनी ओर खसका लेगा। तो दैट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी ओर खसका लेगा, टूवर्ड्स इटसेल्फ
एंड गेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको अपन डेल्टा नेगेटिव लिखेंगे, एंड द एटम विथ लीस्ट या देन द एटम विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and the atom with less electronegativity gains a partial positive यानी delta positive charge, and such bonds and such covalent bonds and such covalent bonds are called as and such covalent bonds are called as polar कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो क्या मेरे सारे मेरे प्यारे गुलगुले बुलबुले बच्चों को पोलैरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। आ गया? कोई दिक्कत? पोलैरिटी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका या डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी डिटेल में पोलैरिटी आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में एक या दो पैराग्राफ के अंदर मामला खत्म हो जाता है। तो मैंने कोशिश करी आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझाने की, ठीक है? तो आई होप आपको मजा आया होगा इसको समझने में, इसको पढ़ने में। अब आगे चलते हैं कि ये जो पोलैरिटी होती है इसको मेजर कैसे किया जाए, हाउ वी कैन मेजर द पोलैरिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, पोलैरिटी कैन बी मेजर्ड, यानी कि अभी अपन ने बोला ना पार्शियल पोलैरिटी होती है, पार्शियल पोलर चार्ज होता है। तो भाई किसी पोलर बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी कितनी हो, ऐसा थोड़ी कि हर बार सही होगा या हर बार सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर H और Cl के बीच में बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कुछ होगा। लेकिन अगर यही बॉन्ड HBr के बीच में है तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां वाले केस में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां वाले केस में इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल नहीं होगा, वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसके मुकाबले? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले। मतलब यहां पर अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। मतलब क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब खींचेगा तो वो ज्यादा खींचेगा, ब्रोमीन इसको ज्यादा नहीं खींच पाएगा क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हो सकता है यहां पर हाइड्रोजन पर 0.7 प्लस चार्ज हो, लेकिन यहां पर सिर्फ 0.5 ही चार्ज हो। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर ये जो पोलैरिटी होती है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव या जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये अलग अलग क्वांटिटी का हो सकता है, इसमें अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, इसकी पावर अलग अलग हो सकती है, पोलैरिटी का इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो पोलैरिटी को मेजर कैसे करें? तो पोलैरिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। कौन से टर्म्स में? डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ चले हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। यानी कि अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा तो आप डाइपोल मोमेंट को देखकर ये बता सकते हो कि एक बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है या बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर है या वीक पोलर है। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट को निकालने का तरीका क्या होता है? Q इंटू डी, वेयर Q इज द चार्ज एंड D is the distance between the atoms, is the distance between the atom। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने बच्चे पूछते हैं कि सर ये चार्ज कौन सा, कैटायन के ऊपर या जो पॉजिटिव चार्ज है वो या नेगेटिव चार्ज है वो। तो बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखना, दैट वी ऑल नो दैट मैग्नीट्यूड इज सेम, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is same
भाई दोनों के मैग्नीट्यूड का जो चार्ज, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम था। HCl में अगर इस पर प्लस 0.5 था तो इस पर माइनस 0.5 था, यानी कि इसका जितना पार्शियल पॉजिटिव है उतना ही पार्शियल नेगेटिव, बस साइन का फर्क है। तो यहां पर साइन हटाकर क्या लिखना है, सिर्फ 0.5, वो समझ में आ जाएगा। तो वी ऑल नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम बट साइन्स आर डिफरेंट, but sign are different. So therefore we have to write here, therefore we have to use charge without, we have to use charge without sign, यानी यहां पर आप जो चार्ज यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, विदाउट साइन यूज करेंगे। यानी यहां पर जो चार्ज की Q की वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या आएगी, 0.5 कूलम्स। चार्ज हमेशा काय में लिखते हैं भाई, कूलम्स में लिखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। और डिस्टेंस काय में लिखते हैं, डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिखते हैं। तो U यानी जो म्यू है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्स मीटर। हमेशा ध्यान रखना आपका जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्स मीटर। क्या है बात समझ में आ गई। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये d, यानी जो बॉन्ड की लेंथ है, लेट्स से बॉन्ड की लेंथ है बहुत छोटी होती है, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15, तो जो भी होगी वो आप यहां पर लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। समझ में आ गई बात, नोट इट डाउन। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को। अब बेटा यहां पर बात ये होती है, एक बात समझना कि ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर -10 मीटर्स तक के आसपास का हो सकता है। भाई एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होगा ना, और ये जो चार्ज होगा ये भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। भाई चार्ज भी बहुत ज्यादा वेरी स्मॉल यूनिट होगी, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। समझ में आ रही बात आप लोगों को। तो यहां पर कूलम मीटर हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। इसलिए हम लोगों ने ये SI यूनिट के अलावा एक और कॉमन यूनिट इंट्रोड्यूस करी, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज डीबी, डिबाय या डेबी, बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कुछ को डेबी बोलते हैं, कुछ डिबाय बोलते हैं, वैसे तो डिबाय दिख रहा ही है। तो डिबाय एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी, और इनका कहना था दैट 1 डिबाय इज ऑलवेज इक्वल टू 3.33। देखो इसको लिखेंगे कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3.33, 4 यहां लिखो, 56 देखो 3.33, 56, 4 है वैसे तो, पर आप कैसे लिखेंगे, 3.33 456, 3.33 564 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स मीटर। अब आप देखो ये कितनी छोटी वैल्यू है। ये एटम के मास, वो था ना अपना एटम का मास, एटम का मास कितना छोटा होता है, 10 टू द पावर -31 kgs, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs, तो वो बहुत छोटा था, तो उसको अपन हमेशा नेग्लिजिबल मान लेते थे। अब आप देखो ये भी 10 टू द पावर -30 की रेंज में है, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को हम लोग हमेशा नहीं याद करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसलिए हम लोगों ने 1 डिवाइस यूनिट बना ली। 1 डिवाई का मतलब इतना, क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। और ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे कि अगर आपको n डिवाइस चाहिए तो आप n इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स मीटर कर दो, तो आपको n डिवाइस की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां पर 2 डिवाइस की वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर 2 डिवाइस के लिए 2 इंटू कर दो, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स मीटर। अगर आपको 1.85 चाहिए, 1.85 डिवाइस, तो आप यहां पर 1.85 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइकवाइज, क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग डिवाइस यूनिट में हमेशा डायपोल मोमेंट को आप लोग मेजर करेंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की 2 यूनिट होती है, एक कॉमन यूनिट डिबाय और एक SI यूनिट दैट इज कूलम्स मीटर। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा यहां पर हमारे वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, हम बहुत ज्यादा डीप में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथ बड़ा हो गया है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग जब कल मिलेंगे तो एग्जैक्टली पोलैरिटी से ही हम लोग इस टॉपिक को उठाएंगे। और पोलैरिटी को अभी मैंने एक्सप्लेन, और बहुत सारी चीजें करना बाकी है, जैसे पोलैरिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो किस तरीके से जानेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी दिखने के बाद भी 0 हो जाती है और किसके अंदर नहीं दिखने के बाद भी रहती है, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज की बात अपन यहीं खत्म करते हैं।
तो सी यू गाइस टुमारो। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या क्या समझ में आया। जैसे आपने रेजोनेंस में लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए थे, उन सबको हार्ट भी मिला था और वेरी गुड भी मैंने कहा था अगर उन्होंने सही जवाब दिया था। तो इस वीडियो को भी देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी की बात अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। इसको अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लेना, यहां तक पढ़ लेना तो अगला वीडियो समझ में आएगा। बाय बाय गाइस।